दोस्तों, आज देश भर में कांग्रेस पार्टी ने दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। पूरे देश भर में कांग्रेस जनों ने आक्रोश प्रकट किया। महिलाओं के साथ हमारा जो पार्श्विक व्यवहार है वो निंदनीय है और इस व्यवहार की सर्वाधिक शिकार कमजोर वर्ग की महिलाएं होती हैं। देश के कई भागों में, कई राज्यों में दलितों पर अत्याचार बढ़े, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ा है। कई प्रदेशों को तो यदा कदा लोगों ने रेप स्टेट, रेप कैपिटल आदि की संज्ञा से भी संबोधित किया। हमारी बेटी निर्भया के साथ जब पाशविक व्यवहार हुआ था तो पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था आक्रोश में। बहुत सारे बदलाव कानूनों में भी आए और हमें लगा कि हमारी देश की सोच में जो व्यवहार, जो परिवर्तन, एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो इस तरीके के भविष्य में पाशविक व्यवहारों की घटनाओं को नियंत्रण करने में काम करेगा। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। महिलाओं के साथ पाशविक अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब इन घटनाओं के खिलाफ कानून भी सख्त बनाए गए, मगर जो कानून का अनुपालन करने वाली एजेंसीज हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको और समयबद्ध करने की आवश्यकता है। आज भी ये शिकायतें आती हैं कि ऐसी घटनाओं की समय पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हाथरस की घटना ऐसी ये घटना है और इस घटना में, हाथरस में, तो हमारी उस बेटी का इलाज करने में कोताही बरती गई। यदि समय पे इलाज उसको एम्स में भेज दिया गया होता तो बचाया जा सकता था। उसको अंतिम क्षणों में दिल्ली शिफ्ट किया गया और जब वो मर गई तो उसके शव को वो सम्मान नहीं दिया गया जो सम्मान दिया जाना चाहिए था। आधी रात को जलाने की क्या आवश्यकता थी? उसके परिवार को सौंपा जाना चाहिए था। और जिस प्रकार से इस घटना को ढकने की और चीजों को नया ट्विस्ट देने की कोशिश की गई, उसने सारे देश और समाज को झकझोर दिया। राहुल जी, प्रियंका जी सड़कों पर निकले, हाथरस पहुंचे, बड़ी जद्दोजहद हुई। उस सब का प्रभाव पड़ा जब राहुल जी ने धक्के लगे, उनको गिरे जमीन पर, तो सरकार घबराई और उससे कुछ कदम उठने की आशा बढ़ी। लेकिन अब फिर स्थितियां उसी तरीके से है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में घटना हुई। उत्तर प्रदेश में एक से अधिक घटनाएं हुई, दूसरे प्रदेशों में भी घटनाएं हुई, लेकिन उन प्रदेशों में वहाँ की सरकार ने तत्परता पूर्वक काम किया। जैसे राजस्थान में और पंजाब में है, तत्परता पूर्वक उनको अरेस्ट किया गया और जो भी संदिग्ध लोग थे उन संदिग्धों को भी राउंड अप करने में सरकार ने कोई देरी नहीं की। हम घटना को रोकने के प्रयास करें, उसके लिए वातावरण बनाएं, उसके लिए कानून बनाएं, उसके लिए पुलिस को चाक चौबंद करें, वो एक पहलू है।
लेकिन दूसरा पहलू यह है, यदि इस तरीके के पाशविक अत्याचार होते हैं तो उसके खिलाफ सरकार को अत्यधिक सक्रिय और संवेदनशील दिखाई देना चाहिए, अत्यधिक उत्तरदायित्व वहन करते हुए दिखाई देना चाहिए। ऐसा आज कुछ राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी है, नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी इस तरीके की कुछ घटनाएं हुई और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिकॉर्ड के अनुसार जिन राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उनमें दुर्भाग्य से उत्तराखंड का नाम भी अंकित हो गया है। हमारा छोटा राज्य है, हमको सद्भावना के संदेश को कि हम कमजोर के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम पीड़ित और गरीबों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ये संदेश देना चाहिए। और इससे लोगों की धारणा राज्य के प्रति और राज्य के रहने वाले लोगों के प्रति बनती है, अच्छी बनती है, और उससे सब का सम्मान बढ़ता है। हमने अपने सरकार के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जिससे महिला सशक्तिकरण राज्य का केंद्र बिंदु बनता जाए। और उसमें हमने जहां जहां संभव हो सकता था त्वरित तरीके से महिलाओं की भर्ती प्रारंभ की, और विशेष तौर पर मैंने पुलिस को टारगेट बनाया, जिसमें सब इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल तक हमने महिलाओं की टारगेटेड भर्ती की। बल्कि 1200 लड़कियों को भर्ती करना चाहते थे हम, 800 के करीब भर्ती, जिसमें उसके बाद हमारी सरकार चली गई। उन्हीं हमने इसी तरीके से हमारे होम गार्ड्स और पीआरडी में भी 30% महिलाओं का इंटेक बढ़ाया। हमने कोशिश इस बात की कि हम जिन जिन कार्यों में महिलाओं को सक्षम बना सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं, उनको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रोजगार दे सकते हैं, वो रोजगार उपलब्ध करवाने का काम करें। उनको राजकीय सेवाओं में भी हम किस प्रकार से इस तरीके की स्थिति पैदा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटियां राजकीय सेवाओं में आ सकें, ये प्रयास हमने निरंतर जारी रखे। मुझे इस बात की शिकायत है कि आज महिलाओं की राजकीय सेवाओं में या अर्ध राजकीय सेवाओं में या दूसरे ऐसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में अब रुचि नहीं है। वो आज फोकस एरिया नहीं रह गया है राज्य सरकार का। लेकिन फिर भी यदा कदा मैं आंगनबाड़ी, भोजन माताएं और आशा की बहनों के लिए राज्य सरकार के कुछ उपायों की चर्चा सुनता हूँ। हमने न केवल उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया, उनके लिए पेंशन फंड भी बनाया। हमने कहा उनको पेंशन फंड भी मिलना चाहिए। हमने भोजन माताओं के लिए उनको कपड़े मिल सके, हमने उनके लिए 1000 रुपये का वार्षिक अनुदान तय किया इन बातों के लिए। ये मानदेय की वृद्धि के अतिरिक्त है। उसी तरीके से आशाओं को मैदानी क्षेत्रों में तो अच्छी इनकम हो जाती है, सम्मानजनक इनकम हो जाती है, क्योंकि प्रसव ज़्यादा होते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रसव कम होते हैं उन क्षेत्रों में हमारी आशा की बहनों के सम्मुख बड़ी दिक्कतें हैं। तो उनकी दिक्कतों को देखते हुए मैंने तय किया कि 5000 से कम किसी भी आशा की मासिक आय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी वो टारगेट अपनी जगह पर यूँ ही है, लेकिन राज्य सरकार का फोकस नहीं है। हमने इसीलिए इस आशाओं के और हमारी जो ग्रामीण नर्सिंग एरिया है NHM का, उस क्षेत्र के अंदर हमने कहा भाई आप अनियमितनेस के खिलाफ, जो खून की कमी है उसके, और प्रदर रोग के खिलाफ आप वार स्टार्ट करिए।
war against leukemia, war against anemiacness एंड प्रदर्भ के रोग के खिलाफ। लेकिन मुझे तकलीफ है कि एनएचएम उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है, जो उनसे करने की अपेक्षा थी नहीं किया जा रहा है। दाई माँ के विषय में मेडिकल क्षेत्र के लोगों को बड़े रिजर्वेशन थे, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, आप दाइयों को प्रशिक्षित भी करिए, बल्कि हमने मैक्स की सहायता से उनको प्रशिक्षित करने का काम किया और उनको मैंने कहा आप जो है दस्ताने आदि आदि दूसरी चीज़ें उपलब्ध करवाइए, और न्यूनतम हमने 400 रुपया उस समय किया था, जिसको अब बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जिन एरियाज में हम गांव-गांव में महिलाओं तक सहायता पहुंचाने, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठा सकते हैं। उसी प्रकार से हमने महिला स्वयं सहायता समूह को उनके उनको मदद भी की। हमने कहा और बल्कि जिनके ऊपर कर्ज थे उन कर्ज को वेव करके उनको नए सिरे से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रोविजन किया, जिसमें मुझे याद है शायद 50,000 रुपये तक की धनराशि हमने इसके लिए निर्धारित की थी। और हम चाहते थे कि महिला स्वयं सहायता समूह जो है, जितने हमारे पौष्टिकता के कार्यक्रम हैं उनके एक अनिवार्य हिस्सा हो जाए, ताकि वो स्थानीय पौष्टिक अनाजों की खरीद करें और उसी को बना करके तैयार अर्ध तैयार हालत में जो है विभागों को सप्लाई करें, ताकि वहाँ से वो बन करके वो पौष्टिक आहार हमारे बच्चों में और दूसरे में वितरित हो जाए। टेक होम राशन की योजना जो है उसमें मैंने दोनों को संलग्न किया था, आंगनबाड़ियों को भी और वो अपने जो हमारी स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह। इधर स्वयं सहायता समूह के विषय में कुछ अच्छी बात सरकार की तरफ से भी सुनाई दे रही है, उसको और तेजी से आगे बढ़ाए। लेकिन एक महापाप कर दिया है सरकार ने कि हमारी इंदिरम्मा योजना को इन्होंने बंद कर दिया है। ये पौष्टिकता और उत्तराखंडी भोजन और महिला सशक्तिकरण तीनों का समन्वय था। हम स्थानीय उत्पादों को व्यंजन में परिवर्तित करें और उसको तैयार करने का काम हमारी अन्नपूर्णाएं करें। इससे तीनों स्थानीय उत्पादों की, जिसमें मड़ुआ आदि आदि हैं, उनकी खपत बढ़ती थी और पौष्टिकता थी इन सब उत्पादों में, और साथ साथ जो है महिला सशक्तिकरण को इससे बल मिलता था। मैं ये सोचता था कि धीरे धीरे इंदिरम्मा कैंटीनों की संख्या हम राज्य भर में बढ़ा करके कम से कम 1000 तक लेकर के जाएंगे, जहाँ फूड सराय थोड़े हमारे चार धाम यात्रा मार्ग में और हमारे सभी जितने पर्यटन क्षेत्र हैं उनके नज़दीक हम बना करके रखें, जहाँ हमारी बेटियां बहनें गांव की आकर के जो है पौष्टिक अनाज तैयार करके उसको लोगों को सर्व करें, उनको लोगों को खिलाएं। ये थाईलैंड में मैंने देखा था, तो थाई फूड आदि को पॉपुलर करने में इस तरीके के प्रयासों का बड़ा भारी योगदान रहा था। तो ये इस तर्ज पर हम उसको लेकर के जाना चाहते थे। मैं फूड सराय का काम हमने पीडब्ल्यूडी आदि को सौंपा है, वो तो चल रहा है, वो तो उसमें कुछ समय लगेगा। वो वर्तमान सरकार भी उस प्रयास को आगे बढ़ाएगी ऐसा मेरा विश्वास है, जिसमें फूड सराय और क्राफ्ट सराय दोनों होंगे, और वो दोनों में हमारी जो स्थानीय उद्यमिता है उसके साथ उसको संबद्ध किया जाएगा। खैर ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिस पर हमारी सरकार ने वैचारिक रूप से इसको इंट्रोड्यूस किया और उसको कुछ आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार करेगी, और कालांतर में ये एक विधिवत योजना के रूप में उत्तराखंड में काम करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत बहुत ऊंचा मुकाम होगा। यहाँ मैं इस बात को समझता था कि
कि हमारी जो इंदिरा कैंटीनों से बहनें हैं, ये बहनें एक रोल मॉडल का काम करेंगी इस क्षेत्र में, और वो कर भी रही थी। बड़ी पॉपुलर स्कीम थी। पता नहीं भाजपा ने क्यों बात कर दी। अब उनके पास कोई महिला नेत्री नहीं थी जिसके नाम पर वो इस तरीके का योजनाएं प्रारंभ कर सकें। तो मैं कह रहा हूँ सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दो ना, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप उसके लिए अच्छी योजनाओं को मारिए मत। आपने एक अच्छी योजना को आप मार रहे हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनमें हमने जो है बहुत आगे तक काम कर दिया था। इसी तरीके की एक योजना जो है हमने महिलाओं के लिए, कि भाई महिलाएं यदि अपने घर के खेत में भी काम करेंगे उनको मनरेगा मजदूर मान लिया जाएगा। उसको नोटिफाई करवा दिया, उसके सब निकलवा दिया। ये योजना जो है मेरे शासनकाल के अंतिम समय में हम लेकर के आए थे, लेकिन मुझे पता चला है कि अब वो योजना गड्डी कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं की सीधे इनकम होती, और वो काम कर ही रहे हैं, उन कामों को करवा ही रहे हैं। अब पिरूल संचय की योजना भी हमने प्रारंभ की थी, मगर वो एक अतिरिक्त योजना थी जिसमें मनरेगा के अंदर आपने केवल मनरेगा के अंदर पिरूल संचय तक आपने को सीमित कर दिया है। हमने कहा था कि महिला यदि अपने खेत को भी सुधार रही है, उससे हमारी एग्रीकल्चर जो बिल्कुल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में समाप्त हो रही है, वो एग्रीकल्चर रिवाइव, उस एग्रीकल्चर के लिए वो एक बूस्टअप हो सकता था। मगर अब मैंने कहा महिलाओं से कुछ ना करो, तुम जलाशय बना दो, खाली पानी का एक चौपड़ा बना दो जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए, तो आपको उसका भी पैसा देंगे हम, और जितना पानी इकट्ठा करोगे उसका भी पैसा देंगे। उससे गाँव के अंदर नमी रहती, और हमारी शीरें फूटती, धारे हमारे फिर से संचालित हो जाते। लेकिन आज की सरकार ने उस योजना को ही उसका इम्प्लीमेंटेशन बंद कर दिया है। अब क्या इनके पीछे एक सोच थी? इन्हीं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ही मैंने मेरा वृक्ष मेरा धन योजना प्रारंभ की। मैंने उसी के लिए रेशा संवर्धन का काम प्रारंभ किया, जिसमें हमारे पिछू घास से लेकर के हेम्प तक, भीमल तक, इन सब के रेशों के संवर्धन में, क्योंकि महिलाएं इन कामों में ज़्यादा दक्ष, ज़्यादा निपुण हैं, और उनको यदि हम इस काम में लगा दें तो इससे महिला उद्यमिता उत्तराखंड के लिए एक मोटो बन करके, एक नमूना बन करके उभर करके आगे आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे समूह इस समय इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मुझको भी इंटरएक्ट करने का मौका मिला, तो वो लोग फिर से इस दिशा में कुछ दबाव पैदा करेंगे। देखिए, जब आप करते हैं तो चीज़ें बनती जाती हैं। एक समय था जब मैंने महिला हाट के लिए देहरादून के में इंदिरा महात्मा गांधी पार्क के सामने जो है मशरूम इत्यादि बेचा था, और नीचे भी एक मंदिर के सामने भी हमने हाट लगाया था इस तरीके का। फिर हमने कई जगह इस तरीके के हाट शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिनमें जो शहरी क्षेत्र थे उनको चयनित किया था, और वो हाट कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ जो है आगे नहीं बढ़ पाए। वो उनको जो है पेटमुया कहते, जो पेटी में ख़त्म हो गए आइडियाज़ जो है, उनमें से रह गए। मगर चलिए, जो जो कर जहाँ हैं वो बहुत अच्छा काम उनमें हो रहा है। यहाँ मैं, जब हमारी बेटियां ठान लेती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं। दिव्या रावत जी हैं, मशरूम गर्ल के नाम से जो आप प्रसिद्ध है। अब वो एक प्रकार के हमारी एक छोटी कॉरपोरेट आइडेंटिटी के रूप में परिणित हो रही है। उसने मशरूम के ही इतने व्यंजन, इतने प्रकार के पदार्थ बना करके उनकी मार्केटिंग कर रही है, उन्हें नेशनली इंटरनेशनली मार्केटिंग करने का काम कर रही है। तो हमारी हमको जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं, जो हमारी प्रकृति से मेल जोल
करते हुए उत्पाद है, उन सबको किसी न किसी तरीके से महिलाओं के साथ सौंपना चाहिए। इसीलिए मैंने ऐपण परिषद बनाई। मैं चाहता था ऐपण एक पॉपुलर आर्ट के रूप में हमारे उत्तराखंड के अंदर डेवलप हो, और डेवलप हो रहा है। तो उसको और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से घाघरा, पिछौड़ा, रंगोली आदि, ये जो रंगवाई वाला पिछौड़ा है आदि है, इसकी चौकी है, उसको भी पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार से मैं चाहता था गंगा दशहरे को भी हम एक पॉपुलर थीम दे करके आगे बढ़ाएं, ताकि वो शुभंकर के रूप में हर घर के आगे लग सके। भाई गंगा दशहरे के पत्थर को तो लगाते ही लगाते हैं, उसको जो है आर्ट शेप दे करके यदि हम लगाना प्रारंभ कर दें, तो उससे हमारी जो लोकल क्राफ्ट है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए मैंने एक 2 सेंटर, 4 सेंटर प्रारंभ किए थे बुनियादी तौर पर। एक नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अल्मोड़ा में, एक हमारा यहाँ गुप्तकाशी में, एक सेंटर हमने डेवलप किया था डुंडा में डेवलप किया था, एक जोशीमठ में। तो हम चाहते थे कि ये सब सेंटर जिनमें हमारे मुनस्यारी का प्रोसेसिंग सेंटर भी सम्मिलित है, हमने कहा भाई इन सेंटर्स के साथ हम अपने हस्त लाघव जो महिलाओं का है उस सबको इसके दायरे के अंदर लाएंगे और नई ब्रीड को तैयार करेंगे, नई लोग बच्चों को तैयार करेंगे। उसी प्रकार से हमने जो है मिस्त्री, राजमिस्त्री आदि आदि के लिए भी, इसीलिए जब मैंने पेंशन की स्कीम प्रारंभ की तो पेंशन में मैंने जगरिया डंगरिया आदि के साथ साथ जो है ओड मिस्त्री आदि को भी रखा, क्योंकि वो एक कलात्मकता है हमारी। पत्थर कला, हमारी कास्ट कला, दोनों अद्भुत कलाएं हैं। उन्हीं इन सब कलाओं को संवारने के लिए ही मैंने गरुड़ा भांज में, अल्मोड़ा में एक नेशनल इंस्टीट्यूट स्वीकृत किया था, जिस पर काम अब बिल्कुल ठप पड़ गया है। और नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो फुल ब्लूम में था, वो अब एक एनजीओ संचालित की तरीके से हो रहा है, चलाया जा रहा है। तो उस पर भी मैं अपना आक्रोश दर्ज करना चाहता हूँ, आप साथियों को मैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। इधर हमने अपनी बेटियों के लिए, जिनमें महिला श्रमिक भी सम्मिलित थे, जो एक कर्मकार बोर्ड बनाया था और इसमें जो पैसा इकट्ठा किया था और बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किया था, ये गरीबों के लिए किया था, जिसका आज की सरकार के समय में सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ। गरीब का पैसा पता नहीं दलाल कहाँ कहाँ लेकर के चले गए उस पैसे को लेकर के। तो मेरी एक बड़ी मेहनत जो बड़ी देन के रूप में हमने उसको खड़ा किया था, 200 करोड़ रुपए के करीब हम छोड़ करके गए थे और सारी योजनाओं को प्रारंभ करके गए थे और उसके रूल्स नियम इत्यादि सब बना करके गए थे। लेकिन हमारे बाद आने वाले लोग इतने कलाकार निकले कि उन्होंने उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, वो कंसेप्ट को ही ध्वस्त कर दिया। अब उठ करके खड़ा करने में कुछ समय लगेगा उसको, राज्य सरकार को। खैर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है उस बात का, अच्छी बात है। इसी प्रकार हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने कहा बच्चे अच्छे नंबरों के साथ उनके साथ आ रहे हैं तो उनको लैपटॉप हमने दिए, सब उनको मोबाइल भी दिए, हमने साइकिलें दे करके साइकिल वितरण की योजना हमने बड़े जोर शोर से प्रारंभ की थी, जोर शोर से आगे चलाने का काम भी किया। लेकिन आज वो सब योजनाएं अतीत की बात हो रही है। मैंने कई तरीके की छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए प्रारंभ की थी, जिनमें अल्पसंख्यक लड़कियों से लेकर के पिछड़े वर्ग की लड़कियां, सब लड़कियां सम्मिलित हैं। उन छात्रवृत्तियां भी कहीं कहीं तिरोहित हो रही हैं, सब धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझको इस बात की है, जिसके लिए आज मैंने ये लाइव प्रोग्राम में आपके पास आ रहा हूँ, वो है हमने बेटियों के सशक्तिकरण के लिए मेरी कन्या मेरा धन योजना प्रारंभ की, जिसमें पैदा होते ही गरीब घर की लड़की के लिए 5,000 रुपये की एक एनएससी बन जाती थी, बचत पत्र उसकी माँ को दे देते थे, 2 बेटियों तक वो दिया जाता था।
₹10,000 उसके 3 साल होने में हो जाता था। जब वो बेटी पढ़ने लायक हो जाती थी तो गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत आच्छादित हो जाती थी, ₹50,000 तक पढ़ने के लिए मिल जाता था। और जब वो बेटी शादी के लायक हो जाती थी तो उस समय उसको ₹50,000 नंदा देवी कन्याधन योजना के रूप में मिलता था, ताकि वो बेटी हमारी जो है अच्छे पढ़ सके और अपने ससुराल में लक्ष्मी के रूप में जा सके। और 2 बेटियों तक हमने इस स्कीम को प्रारंभ करवाया था और कई जगह इसके वो बाँटने का मुझे भी सौभाग्य मिला था और बड़ा अच्छा लगता था। उन बच्चों के चेहरे पर जो आभा झलकती थी उसको देख कर के मुझे बेहद प्रसन्नता होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस योजना का कचूमर निकाल दिया है। हमारी दलित वर्ग की बेटियों के लिए विशेष तौर पर वो बहुत बड़ा सहारा थी। पहले तो सभी गरीब बच्चों के लिए सहारा थी, लेकिन दलित वर्ग उसमें बड़े पैमाने पे बेनिफिशियरी था। तो इस सरकार ने इस योजना का जो कचूमर निकाला है, हमारे समय में 1 लाख से ज़्यादा इस पर एक बच्ची पे खर्च होता था और आज वो 30,000 के आस-पास आ गया है। मैं जहाँ कहीं इधर-उधर जाता हूँ, तो बच्चियाँ जो है मुझको मिलती हैं कि बाबूजी 2017 से हमको जो है गौरा देवी नहीं मिली, हमको नंदा देवी नहीं मिली। ये चीज़ें हैं। यदि सत्ता के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो किसी तक भी सुनाई जा रही है, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस पर फिर से पुनर्विचार करें। मुझे अच्छा लगता है जब हमने इस तरीके की योजनाओं को प्रारंभ करके उनको बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे पिछले दिनों बच्चों के लिए जो पौष्टिकता का हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, बाल पोषण का उसका, तो उस योजना में कुछ सुधार होते देख करके मुझे अच्छा लगा। मन अ, मैंने फ़ौरन ट्वीट पे गया और मैंने बधाई दी। मैंने कहा अच्छा इसमें सुधार कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। हमारी गर्भवती बेटियों के लिए जो मैं पौष्टिक आहार की योजना, अतिरिक्त पौष्टिक आहार की योजना प्रारंभ करके गया था, आज वो योजना कुछ खटपट में डाल दी है। मैंने कहा था उसमें हमारे स्थानीय उत्पादों को ज़रूर सम्मिलित करिए। मंडुए से ज़्यादा कोई पौष्टिक चीज़ है? अ, काले भट्ट से और घर से कोई ज़्यादा पौष्टिक चीज़ है? आपने उनको आहार उसको हटा रहे हैं और उसकी जगह पर सस्ता गेहूँ, सस्ते चावल को ला करके आप उसको रिप्लेस करने का काम करो। उससे 2 काम हो रहे हैं। एक तो स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और दूसरा जो पौष्टिकता थी उनकी, जो हमारी बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो खत्म हो रही है। आपने नमक भी आयोडाइज़ नमक भी खत्म वो उसके उसको भी शायद मेनू से हटा दिया है या हो सकता है ना हटाया हो भी। लेकिन ये 2 चीज़ों की जानकारी है जिसमें रेगुलेटरी नहीं रह गई है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप करिए। आपने हमारी वृद्ध महिला पोषण आहार योजना बंद कर दी, जबकि होना ये चाहिए था कि हरीश रावत, सिंगल इंजन वाला रावत जो है, यदि ₹250 की वृद्ध महिला पोषण योजना कर रहा है, ₹275 की, जो दूसरा रावत है वो इसको ₹1000 की करता है। क्योंकि आखिर वृद्ध महिलाएं हमारे घरों को, परिवारों को किसने संजोया है? जरा देखिए तो आप परिवारों की संरचना में देखिए, तो मैं अपने परिवार की आज की स्थिति की कल्पना अपनी माँ के श्रम के बिना, अपनी चाचियों के श्रम के बिना नहीं कर सकता हूँ। तो यदि थोड़ा-सा उपहार हमारी तरफ से उनके लिए हो रहा है, तो आपने उनको बंद कर दिया बिल्कुल, महिला पोषण आहार योजना को। बहुत अच्छा नहीं किया है, बहुत तकलीफ़देह बात है। जबकि इसको और बढ़ाने की बात थी और पेंशनों में हमने सोच विचार करके सुविचारित तरीके से कहा कि एक परिवार के अंदर यदि 3 भी हमको पेंशनें देनी पड़ती हैं, कल्याण पेंशनें देनी पड़ती हैं, महिला के हित में देनी पड़ती हैं, तो हम देंगे। अब पुरुष तो पहले वृद्ध होता है, उसको पेंशन का लाभ मिल जाता है, फिर महिला जब पेंशन के लिए माँग करने जाती है, तो उसे कहते हैं तेरा पति ज़िंदा है, जब तक उसकी पेंशन मिले तुझको नहीं मिल सकेगी। अब तर्क है ये। छोटा राज्य है हिमालय, इसमें पैसा ज़्यादा जा रहा था, तो आप थोड़ा-सा वो घटा देते, मगर
तुम आपने उस योजना से महिलाओं को अलग कर दिया, परिवार में एक ही को मिलेगा, ये न्याय नहीं है। एक स्पष्ट अन्याय है जो महिलाओं के पक्ष में आपने अन्याय किया है देवेंद्र सिंह जी। कभी न कभी तो सबसे सबको हिसाब देना पड़ता है। ये हिसाब समय आपसे पूछेगा, समय आपसे पूछेगा। मुझे आज तक अफसोस है इस बात का कि एक पेंशन योजना जिसको मैंने बहुत शिद्दत से प्रारंभ किया, सोचा था, वो थी हमारी ग्राम संस्कृति की रक्षक जो जो महिलाएं जिनको हम जो मंगल गीत गाती है, तो शगुन अक्षर गाने वाली महिलाएं, मैंने उनके लिए पेंशन प्रारंभ करवाई। वो पेंशन मेरे जाने से पहले वितरित नहीं हो पाई, इसलिए वर्तमान सरकार ने उसको रोक दिया। गांव-गांव में ऐसी 1-2 महिलाएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। उस परंपरा एक बार छूट गई तो फिर कौन उसको पुनर्जीवित करेगा? उसको पुनर्जीवित करना है तो जो लोग उसको उस परंपरा को बनाए रखे हुए हैं उनका ध्यान तो हम ही को करना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन में इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने एक बड़ा फैसला लिया कि यदि महिला के गर्भ से विकलांग बच्चा पैदा होता है तो उसको मातृ विकलांग बच्चे के पोषण की के लिए हम पैसा देंगे, और वो पैसा देते हैं। हमने विकलांगों को पेंशन ही नहीं दी, बल्कि माँ को भी उसके पोषण के लिए हमने कहा हम पेंशन देंगे, ताकि विकलांग बच्चा भार न बने समाज के अंदर। उसी तरीके से हमने अशक्त महिला काम करते हुए खेत में इधर उधर, कई बेटियां हैं परिवारों के अंदर जो अशक्त हो जाती हैं, जन्म से ही अशक्त हो जाती हैं। अरे भैया कुछ नहीं तो एक भाई के तौर पर मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ा दिखाई दे, उनके लिए पेंशन योजना हमने प्रारंभ की। मुझे सर्वाधिक उस बात का संतोष है कि मैं अपनी ऐसी बेटियों के साथ, ऐसी बहनों के साथ खड़ा हो सका। मुझे इस बात का बड़ा भारी संतोष है कि मैं अपनी ऐसी परित्यक्ता बहनों के साथ खड़ा हो सका, जो परित्यक्ता बहनें जो है ससुराल से ठुकराई हुई हैं, मायके में पड़ी हुई हैं, ससुराल वाले ले नहीं जा रहे हैं, मायके वाले अब उनको बोझ मानने लग जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उनके बोझ है मायके के ऊपर, लेकिन कुछ भार जो है राज्य सरकार भी उनके साथ वहन करने का काम करेगी। उनको हमने पेंशन योजना में सम्मिलित किया। हमने कहा भाई वो महिलाएं भी पेंशन योजना में आनी चाहिए। हमारी कई बहनें हैं जो परिवार के लिए शादी नहीं करती हैं समय पर, छोटे बच्चे बहन भाई बहन होते हैं, फिर तब तक उम्र निकल जाती है, उनकी शादी की उम्र आ जाती है। जब उनकी शादी आती है तो बहुएं समझती है ये कहाँ से है। तो मैंने कहा जिस समय वो कमाने लायक नहीं रह जाती हैं, कुछ करने लायक नहीं रह जाती है, उस समय राज्य सरकार उनके साथ खड़ी हो। हमने ऐसी बहनों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की। हमने बौने लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की। ये चीज़ें जो हैं, देखिए ये चीज़ें आपको एक आत्मिक संतोष देती है। मैंने दर्जनों तरीके की पेंशनें प्रारंभ की। मुझे और पेंशनों का उतना संतोष नहीं है, मगर निस्सहाय लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, जो लोग उपेक्षित हैं, उनके लिए जो पेंशनें प्रारंभ की, मुझे उसका बेहद बेहद उसकी खुशी है। और महिलाओं के लिए इसलिए मैंने छाँट-छाँट करके जहाँ भी संभव हुआ, मैंने कहा इस पेंशन से, योजना से, सरकारी सहायता से उनको हम नवाज़ने का काम करें। आज वो नहीं हो पा रहा है। मैंने इसीलिए तेज़ाब पीड़ित हमारी बच्चियां हैं, मैंने कहा उनके लिए मैंने राशि भी बढ़ाई, और एक कविता हमारी तेजाब पीड़ित बेटी है, मैंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैंने कहा वो हमारी बच्चियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी। और अब आप जब वो कहती है कि मेरा उपयोग नहीं किया जा रहा है, मुझको लोगों के बीच में नहीं ले जाया जा रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। उसके उसके मन में एक आत्मविश्वास उस बात से पैदा हुआ था। तो वो बच्ची हमारे बच्चियों के लिए एक आत्मविश्वास का प्रतीक बन रही थी। तो ये इन चीज़ों पर हमको फोकस करना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि यदि हम इस तरफ फोकस करें और बेटियों के सशक्तिकरण हम प्राथमिकता बना करके चलें, हम ये कोशिश करें कि हमारी बेटियां रचनात्मक क्षेत्रों में, महिला स्वभाव तो हर रचनात्मक है, तो उसको किस तरीके से हम
बढ़ाएँ, ये इस इसको हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इसको इस पर भी फ़ोकस करना पड़ेगा। तो आज के दिन जिस समय हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी बेटियों, विशेष तौर पर दलित बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पाशविक अत्याचार बढ़ रहे हैं, सारे देश एक स्वर से उनकी निंदा कर रहा है और ऐसे पाशविक अत्याचारियों को दंडित करने की मांग कर रहा है। जो सरकारें लापरवाही कर रही हैं इस क्षेत्र में, उन सरकारों को की हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं अपने उत्तराखंड की सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि चलिए मेरी बहुत सारी योजनाएँ ऐसी भी होंगी जो आपको पसंद नहीं आई होंगी। कम से कम जो हमने गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए प्रारंभ की है, हमारी बेटियों के लिए प्रारंभ की है, उनको अपने चला-चली की बेला के या अंतिम प्रहर में भी यदि आप दुरुस्त कर देंगे, तो मैं थैंक यू त्रिवेद कहूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।